हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज का जर्नल एंट्री का लेक्चर नंबर लास्ट बोले तो लेक्चर नंबर 10 है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 100 जर्नल एंट्री में कराऊंगा, 100 ट्रांजैक्शन के अलग अलग टाइप के जर्नल एंट्री, 100 अलग अलग ट्रांजैक्शन के। तो आज 100वां नहीं 99, टोटल 99 है, एक मैंने कम कर दिया तो 99 जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक के हमारा 88 कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में 11 और जर्नल एंट्री कर लेंगे तो हम 99 जर्नल एंट्रीज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 99 अलग अलग टाइप के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके किस किस तरह के जर्नल एंट्री किए जाते हैं आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक के आपने अगर 9 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले 9 लेक्चर देख लीजिए, सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे तो सच में मजा आ जाएगा, हाँ कि जर्नल एंट्री तो हम सच में सीख गए। तो चलिए हम आज का 11 जल्दी से जर्नल एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है पेड कैश रुपीज 20,000 ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। जैसा कि मैंने बताया था, इसका मैंने एक अलग से एसेट्स का खरीदना बेचना भी मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, एक लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूं। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर अगर उसके यूज करने से पहले जितना मर्जी भी खर्चा कर लो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो चाहे इंस्टॉलेशन का हो, कुछ भी खर्चा कर लो, सब उसके कॉस्ट में इंक्लूड होता है। जीएसटी यानी कि टैक्स को छोड़ के, टैक्स को हम किसी भी एसेट्स के कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, ओके। तो टैक्स के अलावा बाकी जितना भी खर्चा है वो सारा यूज करने से पहले जोड़ दो। तो लिखा है पेड कैश रुपीज 20,000 ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया। इंस्टॉल करोगे तभी तो मशीनरी यूज करोगे। इंस्टॉलेशन क्या होता है सर? जैसे कि कंप्यूटर का असेंबल होता है ना, कि जैसे आपने हार्ड डिस्क अलग खरीद लिया, रैम अलग खरीद लिया, ये सारे अलग अलग पार्ट खरीद के उसके बाद फिर इंस्टॉलेशन। और जैसे कि विंडो, क्या बिना विंडो के क्या आप कंप्यूटर लैपटॉप चला सकते हैं? क्या नहीं चला सकते ना। तो विंडो इंस्टॉल अगर किसी और से करवाते हो तो इंस्टॉल करने का क्या पैसा चार्ज करता है ना, तो फिर वो क्या है आपका उसके कॉस्ट में इंक्लूड होगा ना। हाँ सर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो डेबिट वर्ड कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट करो, रियल का ना तो मशीनरी। तो फर्स्ट एंट्री हमारा हो जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्या हो जाएगा आपका सर? 2 में कुछ नहीं लिखा है, कैश लिखा है। क्या लिखा है? कैश। तो 2 कैश अकाउंट हो जाएगा कितना रुपए? 20,000 रुपए, 20,000 रुपए। नेक्स्ट आपका टिम्बर ऑफ रुपीज 25,000 एंड ब्रिक्स फॉर रुपीज 20,000 वर परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग यानी कि ऑफिस बनाना है बिल्डिंग, तो उसके लिए आपने टिम्बर एक लकड़ी वुड होता है, ठीक है ना। तो 25,000 रुपए का आप जानते हो कि जब भी कोई फर्निशिंग, मतलब कि अगर कोई ऑफिस बनाना होता है तो उसके लिए पहले से बहुत पूरा अच्छे से सजाते हैं, बनाते हैं, मतलब ऑफिस किस किस टाइप का चाहिए, केबिन बनाना क्या क्या। तो उसमें ब्रिक्स 20,000 रुपए के ईंट लग गए और 25,000 रुपए का लकड़ी यूज हुआ। तो बताओ, ये ऑफिस बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड खर्चा है ना, यानी यूज से पहले का खर्चा है ना। हाँ सर, तो यूज से पहले उसमें क्या खर्चा कर रहे हो? सीमेंट लगा रहे हो, सरिया लगा रहे हो, ईंट लगा रहे हो, लकड़ी लगा रहे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बन के क्या तैयार हुआ? कौन सा एसेट्स का मालिक बन गए? सर हम तो बिल्डिंग बन गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड में? ऑफिस बिल्डिंग। या तो आप सिर्फ बिल्डिंग लिख लीजिए या फिर ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 सर क्या कैश में लिखा है? सर कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्या मानेंगे कि कैश में ही पेमेंट किया होगा, या फिर बैंक के थ्रू भी मान सकते हैं। टोटल कितना हो गया सर? 45,000 रुपए। कमाल है, 45,000। नेक्स्ट है आपका थर्ड में क्या है? वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे 30,000 रुपए खर्चा हुआ, 20,000 रुपए खर्चा हुआ। कंस्ट्रक्शन, रिपेयर नहीं है दोस्तों। अगर हम बिल्डिंग के रिपेयर पे खर्चा करते हैं तो नॉर्मल एक्सपेंस मानेंगे और रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। बट हमने यहां पे ऑफिस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है यूज से पहले का खर्चा। तो कमाल है, तो बिल्डिंग के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा ना, यानी कि एसेट्स बन गया। डेबिट वर्ड कम्स, जो चीज आती से डेबिट करो, या फिर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट करो। तो यहां पे भी क्या लिखेंगे? ऑफिस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2। सर यहाँ पे कुछ चेक बुक लिखा है? नहीं लिखा है, तो 2 कैश अकाउंट हो जाएगा। कितना रुपए सर? 20,000 रुपए। बस इतना सा ही बात है। नेक्स्ट है आपका रिपेयर ऑफ मशीनरी, साफ साफ लिखा है रिपेयर।
ऊपर था क्या था, इंस्टॉलेशन था, तो उसके कॉस्ट में इंक्लूड किए एसेट्स में, बट यहाँ रिपेयर है तो नॉर्मल रिपेयर अगर करते हैं, खर्चा करते हैं मशीन के मेंटेनेंस, डेली बेसिस के मेंटेनेंस पे अगर खर्चा करते हैं ना, तो वो नॉर्मल एक्सपेंस होता है। क्या होता है, नॉर्मल एक्सपेंस, और उस एक्सपेंस का नाम है रिपेयर। तो यानी कि यहाँ पे रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ऐसे भी मैंने बताया यूज करने से पहले का खर्चा को हम उसके कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, बट ये तो सर रिपेयर तो जब ही होगा ना जब यूज कर लेंगे, यूज करेंगे 10,000 रुपये, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी यहाँ पे डेबिट नहीं होगा। अगला है पेड ₹50,000 इन एडवांस एंड ऑर्डर, यानी कि हमने 50,000 रुपये जो है एडवांस दिया है एंड ऑर्डर किया है। Machinery was received after 15 days, valued ₹4,70,000 and ₹30,000 paid for its installation. Payment was made by check. मतलब देखो कि 50,000 रुपये हमने एडवांस दिया और ऑर्डर किया। क्या चीज का ऑर्डर किया, आगे लिखा हुआ है कि मशीनरी, तो इसका मतलब मशीनरी हमको 15 दिन बाद मिला है। उस मशीनरी की वैल्यू कितनी है सर, 4,70,000 रुपये, और 30,000 रुपये उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा कर दिया। तो हमने क्या सीखा है कि मशीनरी के यूज से, पुट टू यूज से पहले जो भी खर्चा होगा वो उसके कॉस्ट में इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब 470 उसका कॉस्ट है, 30,000 रुपये इंस्टॉलेशन का। सर 5 लाख रुपए का हमने मशीन खरीदा, ओके सर, तो 5 लाख रुपए का मशीन खरीदने के लिए हमने आज, ये 5 लाख रुपए का मशीन मेरे पास कब आएगा, 15 दिन बाद। तो इसका मतलब ये खरीदने की एंट्री कब होगा, 15 दिन बाद। हम आज है, आज हमने कितने रुपए एडवांस दिया है सर, 50,000 रुपये एडवांस दिए हैं हमने। तो एडवांस यहाँ पे टू कैश लिख लो या फिर बैंक नहीं लिखा है, बट यहाँ पे लास्ट में लिखा है कि पेमेंट मेड बाय चेक। तो यानी कि कितने रुपए का, 50,000 रुपये का हमने पेमेंट किया है एडवांस में। अगर सिर्फ ऑर्डर होता ना तो ऑर्डर का कोई एंट्री नहीं होता है, बट यहाँ पे ऑर्डर के साथ ना 50,000 रुपये एडवांस दे दिए हो। तो बताओ एडवांस किसी पर्सन को दिए हो तो डेबिट तो रिसीवर ना, पर्सन, बट यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं है, तो एडवांस एक एसेट्स क्रिएट हो गया। तो एसेट्स आ रही है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, बट यहाँ पे पर्सनल नेचर से, फ्यूचर में किसी पर्सन से लेना देना है ना, हाँ सर, तो उस एडवांस का नाम क्या होगा, एडवांस फॉर मशीनरी अकाउंट। कितना रुपए, 50,000 रुपये डेबिट, कमाल। और आफ्टर 15 डेज, मैं अगर यहाँ लिखूं आफ्टर 15 डेज यानी 15 दिन बाद, 15 दिन बाद हमारे पास मशीन आ जा रही है ना, हाँ सर, तो 15 दिन बाद मशीनरी आ रही है, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मशीनरी कितने रुपए की आ रही है सर, 5 लाख रुपए की, हमने समझ लिया। और पेमेंट कितना कर रहे हैं सर, पेमेंट तो हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट। सर बैंक में कितना जाएगा बैंक से सर, 450। कैसी बातें कर रहे हैं सर, 5 लाख का खरीदे, 470 और 30 5 लाख होता है मेरे दोस्त। 5 लाख रुपए का मशीन खरीदे हो, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है डेबिट करो, 5 लाख का आ गया। बट 5 लाख में 50 सर तो आपने एडवांस दे दिए थे ना, हाँ सर, तो आप एडवांस खत्म करो। तो ये एडवांस फॉर मशीनरी जो आपने डेबिट किया था, अब वो कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि 5 लाख में से 50,000 तो एडवांस दे रखे हो, तो अब कितना देना पड़ेगा, 4,50,000 रुपये। ये कब की एंट्री है, 15 दिन बाद, जब मशीन हमारे पास आएगी। कमाल है ना, हाँ सर, मजा आ गया। 6 नंबर पे है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम ₹5,000 नॉट डिपोजिटेड, नॉट डिपोजिटेड, या तो सीधा यहीं पे बोल देगा, और आगे भी देख लेते हैं, अबव चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। मतलब ये कि जो 5,000 का चेक रिसीव हुआ है, वो ये ब्रैकेट में ना लिखा होता तब भी अगले लाइन से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो ये राम से मुझे 5,000 का चेक रिसीव हुआ है, वो उस दिन बैंक में जमा नहीं हुआ है, उसके अगले दिन जमा हुआ है। ओहो, तो इस दिन, यानी कि अगर डेट लिखा होता, ये मान लो 6 तारीख है, ये 7 तारीख है, तो 6 तारीख के डेट में चेक मेरे पास आया, चेक बैंक में जमा किया ही नहीं, तो मैं बैंक को डेबिट कैसे कर सकता हूं, क्योंकि बैंक अगर डेबिट कर देता हूं तो बैंक मेरा रिसीवर हुआ क्या, अरे चेक तो मेरे घर में है, जब तक चेक बैंक में नहीं जमा करता हूं तब तक क्या मेरे बैंक में पैसा जमा हो सकता है, नहीं हो सकता सर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट तो नहीं कर सकता, तो एक नया नाम आएगा, चेक इन हैंड। क्या होगा, चेक इन हैंड नाम से हम अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये एक प्रकार से एसेट्स है चेक। और टू सर किससे मिला है चेक, राम से, कितने रुपए का, 5,000 रुपए का।
और जब ये चेक बैंक में जमा कर दो, अगला में ये लिखा हुआ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो अगले दिन जब हम चेक बैंक में जमा करेंगे तो हमारा बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 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 क्या हो जाएगा, अब राम नहीं होगा क्योंकि राम से पहले चेक ले चुके हैं, अब हमारे पास चेक है तो हमारे पास से चेक जाएगा, तो क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि कितने रुपए का चेक, 5,000 रुपए का। कमाल है ना। ये एंट्री नंबर 7। 8 नंबर पे देख लेते हैं, राम चेक इज डिसऑनर। हाँ, हमने पहले दिन चेक अपने पास ही रख लिया, तकिए के नीचे रख लिया सपना देखने के लिए, अच्छा सर ओके। अगले दिन बैंक में जमा कर दिया चेक, और उसके अगले दिन मान के चलो बैंक वाले ने कॉल करके कह दिया, भैया जी आपने जो चेक जमा किए हो ना वो चेक सही नहीं है, उसमें सिग्नेचर सही नहीं है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा है। ओहो, तो इसको कहते हैं चेक बाउंस करना। आपने सुने हैं ना चेक बाउंस होना, हाँ चेक बाउंस होना तो हमने सुना है, तो वो चेक बाउंस होना ही यहाँ पे डिसऑनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिसऑनर। ओहो, तो चेक डिसऑनर हो गया। तो हमने बैंक में यहाँ जमा कर दिया था ये समझ के कि हमारे बैंक ने तो पैसा रिसीव कर लिया, तो बैंक डेबिट कर दिया था उतने से, बट बैंक आप क्या करना पड़ेगा, सर बैंक में तो पैसा एक्चुअल में जमा ही नहीं हो, चेक बाउंस हो गया। तो जो बैंक हमने बढ़ा दिया था अब क्या करना पड़ेगा, सर बैंक को कम करना पड़ेगा। तो टू बैंक, यानी कि आपका बैंक एक प्रकार से गिवर हो गया, यहाँ पे क्रेडिट द गिवर, ये एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट होता है ना। हाँ, अब ये पैसा किसका चेक डिसऑनर हो गया, राम का। राम को छोड़ दोगे, वसूलोगे, ए राम पैसा तो दे दो भैया, आपने जो चेक दिया था ना बाउंस कर गया, सिग्नेचर सही नहीं था आपका। चलो दोबारा किससे लेना है पैसा, राम से, तो राम डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपए का। नरेशन में लिख लोगे राम चेक्स वर डिसऑनर। नेक्स्ट है आपका अ पर्सनल लैपटॉप ब्राउट इनटू द बिजनेस वर्थ 20,000 एंड अ पर्सनल मोटरसाइकिल सोल्ड फॉर ₹30,000 एंड मनी ब्राउट इनटू द फर्म। कमाल है ना। मैंने क्या बताया, घर से बिजनेस के लिए जो कुछ भी लेके आओगे वो आपका कैपिटल होगा। घर से बिजनेस के लिए जो कुछ भी लेके आओ, चाहे वो आप गुड्स के फॉर्म में लेके आओ, चाहे कोई एसेट्स के फॉर्म में लेके आओ, चाहे कुछ भी लेके आओ, बिजनेस में वो आपका एसेट्स बन जाएगा, और जितना जो चीज लेके आया उतने से आप बिजनेस के ओनर बन जाओगे, मतलब कैपिटल। अच्छा सर, तो सीधा सीधा लैपटॉप लेके आया हूं, हाँ तो लैपटॉप यहाँ पे क्या डेबिट हो जाएगा, 9th एंट्री में लैपटॉप अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, लैपटॉप। या फिर लैपटॉप की जगह मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट या ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। और ऑफिस इक्विपमेंट जो है यानी कि लैपटॉप कितने रुपए का आया है सर 20,000 रुपए का लैपटॉप मैं लेके आया सीधा सीधा। और आगे लिखा है, क्या लिखा है कि उसका पर्सनल मोटरसाइकिल था, बाइक था उसका, जिसको उसने 30,000 रुपए में बेच दिया। उस घर के लिए अपने रख रखा था 30,000 रुपए का बाइक, वो 30,000 रुपए का बाइक बेच दिया अपना पर्सनल, और वो बेचने से जो पैसा आया ना वो पैसा अपने बिजनेस में लेके आया, मोटरसाइकिल लेके नहीं आया। मोटरसाइकिल को पहले बेच के फिर बिजनेस में जो पैसा आया ना वो बिजनेस में पैसा लेके आ गया। तो बिजनेस से पैसा लेके आया तो कैश लेके आया होगा, हाँ सर, कितना रुपए लेके आ गया, 30,000 रुपए। इसका मतलब टोटल घर से कितने रुपए का सामान लेके आया, 20,000 का सामान, 30,000 रुपए कैश। तो इसका मतलब मैंने बोला कि घर से जो कुछ भी लेके आया उसका कैपिटल, तो कितना रुपए का कैपिटल हो गया, 50,000 का। कमाल है। नेक्स्ट, परचेज अ हॉर्स फ्रॉम मोहन ऑफ ₹1 लाख। हॉर्स खरीदा है जी, हॉर्स। तो ये हॉर्स मतलब क्या है सर, घोड़ा। ये लिविंग थिंग है, क्या है, लिविंग थिंग। और दोस्तों अभी तक के मैंने जितने भी जर्नल एंट्री कराए वो सारे के सारे जो है नॉन लिविंग थिंग या डायरेक्टली पर्सन से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन था, पर्सन से रिलेटेड हो सकता है, और नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं होती, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सारा था। पर पहली बार अभी तक के ये आया हॉर्स जिसमें जान होता है, लिविंग थिंग खरीदते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो सर उसकी एंट्री क्या होगी, सर उसकी एंट्री होगी, कमाल है, लाइव स्टॉक अकाउंट। क्या, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। मतलब ये कि एंट्री नंबर हम 10 कर रहे हैं, जब भी कोई
एनिमल्स यानी कि लिविंग थिंग अगर हम बिजनेस पर्पस के लिए खरीदते हैं तो कोई भी लिविंग थिंग यानी जानवर का नाम नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, चाहे घोड़ा खरीदो, कुत्ता खरीदो, बंदर खरीदो, बिल्ली खरीदो, जो मर्जी भी खरीद लो, भैंस खरीद लो, बैल खरीद लो, जो मर्जी खरीद लो, जो मर्जी खरीद लो, आप डेबिट क्या करेंगे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू सर पेमेंट करेंगे तो कैश होगा या बैंक होगा। यहां पे कुछ लिखा नहीं है, नाम लिखा है कि हमने किससे खरीदा, इसका मतलब उधार में खरीदा है। तो टू मोहन कितने रुपए का सर, 1 लाख रुपए। घोड़ा ऐसे भी महंगा आता है, बिजनेस पर्पस के लिए लिए हो तो घोड़ा तो महंगा ही आता है। और इसी का एक और एंट्री हो जाएगा, अगर बेचोगे तो लाइव स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट में कैश बैंक या जिसको बेचोगे वो। कमाल है ना। ओके, लास्ट है आज का, गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो चलो ये इसको मैं 12 कर लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैं 12 कर लेता हूं, या चलिए 11 ही रहने देते हैं। गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज 10,000। ओके, यानी कि वो गुड्स जो हमने बेचा नहीं। तो इसके दो तरह से एंट्री होता है। देखो, अगर हम गुड्स खरीद के लेके आते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। हाँ सर, अब उसमें से मान के चलो 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, 10 रुपए का नहीं बिका, तो सर नहीं बिका एट द एंड में, तो मुझे टोटल खर्चा दिखाना है। तो टोटल खर्चा सिर्फ वही दिखाना है जो बेचने के लिए मैंने खर्चा किया है, पैसा कमाने के लिए जो खर्चा किया है। 10 शेयर का तो सामान बिका ही नहीं ना, तो परचेस में से माइनस करना बनता है ना। तो सर परचेस में से माइनस करना बनता है, तो इसका मतलब टू परचेजेस अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू परचेजेस अकाउंट 10,000 रुपए, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। और सर क्या बच गया आपके पास, स्टॉक, एक एसेट्स क्रिएट हो गया ना। हाँ सर, तो उसको कहते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड बोलो या फिर बोलो क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं। 10,000 रुपए, कमाल है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा इसका एक और एंट्री हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या, टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000 रुपए। सर ये क्या कह रहे हो, ये ट्रेडिंग बीच में कहां से आ गया। देखो जी, ये तो जब करेंगे जब ट्रायल बैलेंस से पहले आपका कोई ट्रांजैक्शन, ये आपको पता चल गया है। ट्रायल बैलेंस से बनाने से पहले अगर पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है तो ये एंट्री होगा। नॉर्मली ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर, साल खत्म होने से पहले ही ट्रायल बैलेंस बना लिए जाते हैं, कुछ समय पहले। तो इसका मतलब ये जो है, ये एंट्री तो नहीं होगा नॉर्मल लाइफ में। नॉर्मल लाइफ में ये वाला होता है, क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ट्रायल बैलेंस के बारे में नहीं मालूम, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर में आने वाला हूं लेके, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस लिखते हैं। डेबिट साइड में ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट साइड इनकम। इनकम का नाम होता है बाय सेल्स। क्या होता है, सेल्स। और यहाँ पे परचेज होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, बहुत सारे खर्चा, जो सामान बनाने से रिलेटेड खर्चा है। तो अब खर्चा परचेज में से माइनस नहीं किया, तो हमने क्या सीखा कि अकाउंट में इफेक्ट खत्म करने के लिए अगर डेबिट लिखना था, डेबिट में से माइनस करना था, नहीं हुआ माइनस, तो उसको अपोजिट साइड लिख दो। तो इसीलिए अगर ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिखेंगे तो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बाय और क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। कमाल है। या दूसरे भाषा में हम इसको ऐसे समझे कि एक प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक वो चीज है जो मेरे लिए इनकम का है। हमने सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में सारे के सारे इनकम क्रेडिट साइड लिखते हैं, खर्चे डेबिट साइड। सामान खरीदने से लेकर बनने तक जो खर्चा होगा डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड में इनकम लिखते हैं। तो इनकम दो तरह से हो सकता है, या तो मैंने बेच दिया तो बेचने से पैसा आएगा, या वो जो बेचने के लिए रख रखा हो बिका नहीं है, तो जो बिका नहीं है उससे भी तो फ्यूचर में पैसा कमाना है ना। तो इसीलिए मैं ये देखना चाहूं कि इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, तो टोटल खर्चा में से ये सेल्स और वो जो बिका नहीं है वो घटा दोगे, तभी तो पता चलेगा कि जो इस साल बेचे हो उससे कितना कमाए हो, ग्रॉस प्रॉफिट। इससे हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे तो वहां पे डिटेल से हम सीखेंगे। तो कमाल है दोस्तों, हमने ये 99 जो है अभी तक के कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर मैं 100 भी करना चाहूं तो 100 कर दूंगा। हॉर्स को बेचने की एंट्री, तो हॉर्स को बेचने की एंट्री क्या हो जाएगा, अगर मैं यहीं पे 100वां एंट्री यानी कि 12वां एंट्री कर दूं, एसेट्स को, हॉर्स को बेचूं, तो बेचने से पैसा आएगा, तो कैश
बैंक अकाउंट, या फिर अगर उधार में बेचूं तो डेटर डेबिट हो जाएगा, डेटर डेबिट हो जाएगा टू सर क्या आ जाएगा, लाइव स्टॉक अकाउंट, क्या हो जाएगा, लाइव स्टॉक। ये आपका 12, यानी अगर 12 करता हूं तो पूरे 100 जर्नल एंट्री हमने कर लिए हैं अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन के हेल्प से। कमाल है ना। तो दोस्तों अब जो है आने वाला लेक्चर वो जीएसटी का है। जीएसटी का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। और ये जीएसटी का इतना डिटेल, उससे रिलेटेड जनरल एंट्री भी कराऊंगा। चार अगला लेक्चर जो है वो जीएसटी का होगा, और उसके बाद लेजर ट्रायल बैलेंस बनाना भी हम सीखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।